कैसे हो भाई सारे। देखो जिस्ट के सॉल्यूशन की बात करें तो काफी सारे क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो। आगे क्वेश्चन अपन बात करें जैसे ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। तो पहली चीज तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन आपके तीन ही चीजों के घन, घनाभ और बेलन। ठीक है, अब हम बात करें। देखो पहला क्वेश्चन है कि एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रम से 6, 4 व 3 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण और आयतन ज्ञात करो। तो वक्र को पार्श्व भी बोलते हैं भाई। पहला ये 2L प्लस बी इंटू एच होता है। तो देखो दो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 6 प्लस 4 गुणा ऊंचाई कितनी है 3, तो 3 दूनी 6, 6 गुणा 10 यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखो सेकंड, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL L इंटू बी, तो 6 चौक 24 प्लस 4 तिये 12 प्लस 6 तिये 18, 2 गुणा, देखो 12 और 24 36, 36 और 18 54, 54 दूनी 108, तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तीसरा है आयतन LBH यानी 6 गुणा 4 गुणा 3, तो यह आया 72 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर क्यूब। देखो 60, 108, 72 दो में, लेकिन ये सेंटीमीटर वाला चाहिए हमें। तो पहला हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखो भैया हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगर एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से 12 मीटर, 9 मीटर, 8 मीटर है, उसमें रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात करो। अब छड़ की अधिकतम लंबाई जो है वो होता है विकर्ण, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 81 प्लस 64, तो ये हो गया 289, तो 17 मीटर। देखो भाई ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ध्यान भी होनी चाहिए। अगला देखो यहां पे बात करें, एक घनाभ का आयतन 140 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ के सभी किनारों की लंबाइयों का योग ज्ञात करो। तो देखो आयतन होता है LBH, ये दिया 140, कोई दो सतह LB और BH ले लेते हैं। LB और BH कोई दो सतह, तो पहली का 28 है और दूसरा क्या है 20। अब एक बात बताओ, LBH में LB का भाग लगा दें तो L से L कटेगा, B से B क्या बच जाएगा H। 14 से 2 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार, तो H का मान 5 आ गया। तो ये 5 यहां रखेंगे, B का आएगा, B का मान यहां रखेंगे, L आ जाएगा। तो ये हमने कहा पहली बात, हम किनारों का योग तो LBH तीनों निकालते हैं। B गुणा 5 बराबर 20, 5 से कटा 4 बार, तो B आया 4, ये 4 यहां रखा, अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो आ गई, सभी किनारों का योग। अब आप बता, घनाभ में 4 बार ही लंबाई होती है, 4 क्योंकि 12 किनारे होते हैं, इसमें 4 बार लंबाई, 4 बार चौड़ाई, 4 बार ऊंचाई। सभी किनारों का योग, तो 4L प्लस बी प्लस एच, 7 प्लस 4 प्लस 5, तो 4 गुणा 16 यानी 64 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आपका आंसर है बी। अगला देखो भाई यहां पे,
एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग 20 है, उसका विकर्ण की लंबाई 6√6 है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो जब हम बात करें कि L प्लस बी प्लस एच दिया हो, कितना दिया है 20, और विकर्ण √6 दिया है, तो ये दोनों जब देता है ना, तो हम क्या कहते हैं, L प्लस बी प्लस एच को योग को x लिख लें, विकर्ण को y लिख लें, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 6√6 का स्क्वायर, ये टाइप है भाई उसमें, तो ये 400 माइनस 216 यानी 184। ठीक है भाई, अगला देखो, कह रहा 20 मीटर लंबी 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में 25 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटें लगेंगी, जबकि दीवार में 2 दरवाजे 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप के हैं। तो वैसे एक बात बताओ, जैसे संख्या चाहिए होती है तो हम संख्या के लिए कहते हैं बड़ी आकृति का आयतन बटा छोटी आकृति का आयतन। जैसे दीवार है तो दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन, लेकिन दीवार में 2 दरवाजे हैं तो उन दोनों जगहों का आयतन माइनस करेंगे, तो हम कहेंगे, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत भारी है भैया। तो मैं कहूंगा संख्या बराबर दीवार का आयतन माइनस ईंट 2 गुणा दरवाजे की जगह का आयतन बटा ईंट का आयतन। अब देखो दरवाजे की लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, मोटाई 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल ले। अब भाई मीटर में लिखा तो सबको मीटर में रखेंगे, 2 गुणा, अब देखो दरवाजे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो 2 गुणा 1.5, लेकिन उस जगह की मोटाई भी तो होगी। मोटाई किसकी, दीवार के बराबर लेनी पड़ेगी, क्योंकि दीवार की जो है मोटाई वही उस जगह की मोटाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम दीवार में पूरा दीवार काउंट कर चुके थे। अब वो जगह हटाएंगे तो दीवार की जो मोटाई वो जगह की भी मोटाई हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कहा 50 सेंटीमीटर यानी 50 बटा 100 बटा ईंट का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई 25 गुणा 16 गुणा 10, 25 से 4 बार, 4 से 4, 4 से 25, यानी नीचे एक के 250, 250 ऊपर चला जाएगा। 50 से 2 बार गया, 2 से 10, 10 गुणा 5 50, 50 से 2 बार, 2 से 2, तो ये देखो ये क्या आया, 50 माइनस 1.5 गुणा 2 यानी 3 बटा 1 बटा 250, तो 47 गुणा 250, भाई ये ऊपर जाएगा ये होने के बाद, तो 47 गुणा 250 11,750, इतनी ईंटें आपको चाहिएगी। ठीक है भाई, तो जहां तक मेरा मानना है कर सकते हो आराम से। अगला देखो, एक हौज की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और गहराई 25 मीटर है, इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। तो पहली चीज तो एक बात बताऊं मैं आपको कि 1 मीटर क्यूब जो आयतन होता है ना, उसमें 1000 लीटर होता है। ठीक है, अब आप बताओ आयतन चाहिए हमें, आयतन बराबर एल बी एच, तो 2 गुणा 1.5 गुणा 25 मीटर क्यूब, ये आ गया। अब मीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, तो बट्टे में 10 लगाया, 15 दूनी 30, 30 का 0 कट गया, 25 दिए 75, 75 मीटर क्यूब आया, और इसको बदला तो 75 गुणा 1000, 75,000 लीटर पानी आ जाएगा उसमें। ये लो भाई, ठीक है, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं। अगला देखो भाई यहाँ पे
कि एक घनाभ की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर बढ़ा दी जाए तथा ऊंचाई 10% कम कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जब भी आयतन पे प्रभाव पूछे परसेंटेज में, हम तो 100 मान के हल करेंगे। बढ़ा रहा है बढ़ाएंगे, घटा रहा है घटाएंगे। तो हमने कहा आयतन पहले मान लिया 100, लंबाई 20% बढ़ी 120/100, चौड़ाई 25 घटी तो आयतन भी घटेगा 25%। 25 बढ़ी है भाई, 125/100, और ऊंचाई 10% कम कर दी तो 90/100। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 0 से 0, 4 से 3 बार, 4 थी 12। ठीक है, अब हम बात करें 1 0 ये गया, 1 0 ये, 1 0 ये, 5 से 15, 15 नहीं में 135, आगे लिख देता हूं। पहले आयतन 100 था, 135 है, यानी 35% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये 35% क्या है, वृद्धि है। इसको आप आराम से देख के कर सकते हो। अगला देखो भाई, एक घन की भुजा एक समभाज्य संख्या है। तो समभाज्य संख्या तो एक ही होती है, वो कौन होती है, 2। तो एक घन की भुजा, भुजा यानी हमने कहा कि ए जो है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर, मीटर में है, ठीक है, 2 मीटर। तो उसका विकर्ण, अब घन के विकर्ण की बात करूं तो √3a होता है। तो a का मान 2 है तो 2√3 मीटर। अगला देखो भाई, यहां पे 15 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े घन से 3 सेंटीमीटर भुजा के कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो हम बात करें कि संख्या पूछी है, तो संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। बड़े घन की भुजा 15 है तो आयतन 15 गुणा 15 गुणा 15 बटा 3 गुणा 3 गुणा 3, या 125। तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, 125। अगला देखो भाई, वही प्रश्न देखना आपको जो नहीं आ रहा हो या आपने नहीं किया हो। 3 घन जिनकी भुजाएं क्रम से 6, 8 व 10 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो बड़े घन की भुजा ज्ञात करो। वैसे हमने इसको 2 प्रकार से बताया था कि बड़े घन का आयतन है वो तीनों छोटे घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा, तो उस तरीके से लिख सकते हो। या फिर एक कहा था आपने कि जब भी 3 घन पिघला के एक बड़ा घन बनाए तो हम कहेंगे बड़े घन की भुजा जो वो तीनों घनों की भुजाओं को जोड़ के आधा कर देते हैं, और ये 3 में ही काम करता है। तो देखो वैसे तो बेसिक से करें तो a का क्यूब बराबर 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 प्लस 1000। तो a का क्यूब 1728। 1728 किसका क्यूब है, 12 का। तो भुजा क्या आ गई, 12, बड़े वाले की भुजा आ गई 12। एक तो ये एक आप सीधा कह सकते थे a बराबर 6 प्लस 8 प्लस 10 बटा 2। तो ये भी सीधा सीधा क्या आएगा, 12। तो दोनों तरीके से भाई आपको जो तरीका याद आता है उसी से करोगे। अगला देखो, यहाँ पे दो घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a1 का स्क्वायर अनुपात 6a2 का स्क्वायर, और ये दिया 16:25। देखो 6 से 6 गया, a1 का स्क्वायर अनुपात a2 का स्क्वायर बराबर 16:25। तो a1 a2 क्या आएगा, अंडर रूट कर दो, 4:5। आयतन a1 का क्यूब अनुपात a2 का क्यूब, तो 4 का क्यूब अनुपात 5 का क्यूब। 4 का क्यूब हो गया 64 अनुपात 5 का क्यूब हो गया 125। ठीक है भाई, ये लो। अगला देखो, यहां पर एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार लकड़ी के टुकड़े को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया, तो लकड़ी के टुकड़े का सतह का क्षेत्रफल और नए बने हुए घनों के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो यहां जो चीज पूछी गई है उसको ध्यान से पढ़ना, एक बार में पढ़ लो, बस इतना ही कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। एक बार में ही आपकी चीजें समझ में आ जाना चाहिए कि क्या पूछा है। देखो पहली चीज तो कहा है कि 9 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन है, उसको 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा है। तो मुख्य घन का और नए जितने बने उनका सबका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा। तो मैं कहूं कि देखो मुख्य घन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात। नए कितने बने अभी नहीं पता, हम लिख देते एन, एक बार हल कर लेंगे। एन गुणा छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक बात बताओ, मुख्य घन का तो सीधा सीधा 6a², तो 6a² अनुपात एन। एन क्या होता है भाई? संख्या, यानी बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। भाई बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, तो 9 का क्यूब तो 9 गुणा 9 गुणा 9 बटा 3 गुणा 3 गुणा 3, काटेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 आएगा, यानी 27 गुणा 6a²। तो ये a1 और ये a2 ले लेता हूं, तो 6 से 6 गया। a1 यानी 9 का स्क्वायर अनुपात 27, छोटे घन की भुजा है 3, तो 3 का स्क्वायर, ये 9 गुणा 9 अनुपात 27 गुणा 9, एक 9 गया, 9 3 27, तो 1 अनुपात 3 ये आएगा भाई। जहां तक मेरा मानना है भाई, इसको कर सकते हो आराम से, हो गया होगा भाई सबका। अगला देखो, 4 सेंटीमीटर लंबाई के एक ठोस घन से 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों को प्राप्त करने के लिए बड़े घन को कितनी बार काटना होगा। अब इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि ये एक प्रकार से आयतन नहीं, सिर्फ समझ का प्रश्न है। जैसे घन है, अब घन में मैं बात करूं कि आपने जैसे घन में और घनाभ में क्या था, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें तीनों ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो मैं कहूं जैसे आप दिमाग में, उसको घन है आपके पास, उसे 4 सेंटीमीटर की भुजा है उसकी, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर में काटना है। अब वो नहीं कह रहा है कि छोटे घनों की संख्या बताओ ना, वो कह रहा है कि बड़े घन को कितनी बार काटूं कि वो छोटे घन में बदल जाए। तो एक बात बताओ, जैसे आप पहले आप घनाभ में सोचो कि घनाभ है, अगर आप इसको इस तरीके से काटोगे लंबाई की तरफ से, तो ये 2 फलक कट जाएंगे जब भी आप कोई चीज काटते हो। लेकिन इधर तो अब भी पूरा 4 है, ऊंचाई भी अब क्या है 4, 2 पे काटा, 3 पे काटा, ठीक है, 4 पे काटने की जरूरत नहीं, तो कितनी बार कटा? 3, 3 बार कटा। लेकिन ये तो सिर्फ ये साइड ही कटी है, इस साइड भी है और ऊंचाई भी 4 है। फिर इस साइड काटा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, चौथे बार काटने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इधर से सारा 1-1 सेंटीमीटर, इधर से सारा, लेकिन हाइट अब भी कितनी है? 4। अब 1 2 3 यहां भी, तो कितनी बार कटेगा? 9 बार। इसलिए ऐसे प्रश्न को हम क्या कहते हैं, देखो, कि आप सीधा कहोगे लंबाई की तरफ काटेंगे। तो देखो काटते कितनी बार है? 9, सॉरी, बड़े घन की भुजा कितनी है? 4, 4 में 1-1 के टुकड़े करने हैं, तो 4 टुकड़े होंगे। 4 से 1 कम बार, क्योंकि जितने, जैसे आपको इसको 2 टुकड़े करने हैं तो बीच में 1 बार ही काटना है, इसके 3 टुकड़े करने हैं तो कितनी बार काटना पड़ेगा? 2 बार, 1 कम बार काटते हैं, तो -1 बार। तो 4 टुकड़े होंगे तो कितनी बार काटेंगे? 3 बार। ऐसे ही चौड़ाई की तरफ 3 बार, ऐसे ही ऊंचाई की तरफ 3 बार, टोटल 9 बार काटेंगे। ठीक है, अगला देखो, एक बेलन जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है का तथा बेलन का वक्र पृष्ठ 66 है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो। तो एक बात बताओ, बेलन की हाइट दे रखी है, वक्र पृष्ठ दे रखा है, यानी h3, ठीक है, वक्र पृष्ठ 2πr/h ये दिया आपको 66। तो देखो एक बात बताओ, त्रिज्या पूछी है, पाई का मान है, h का मान r आ जाएगा अपने आप, 2 गुणा 22/7 गुणा r गुणा h का मान है 3 बराबर 66। 22 से गया 3 बार, 3 से 3 काटा 1 बार, तो r बराबर 7 बट्टे में कौन गया? 2, तो r बराबर 3.5। ये लो, शर्त इतनी चाहिए कि फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, फिर जो दिया वो लिखो और जो पूछा उसका मान निकल आएगा। अगला देखो भाई, यहाँ पे एक बेलन, एक लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय मतलब होता है कि जब तिरछा नहीं कटा हो तो वो लंबवर्तीय बोलते हैं। सामान्य बेलन बोले या लंबवर्तीय एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, हाइट h कितना है? 7, और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ 2πr/h, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 3 गुणा 7, 7 से 7 क्या? 22 3 66, 66 गुणा 2 132 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, जितना हो सके इनको फास्ट करना, क्योंकि अब इनमें इतना टाइम देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। जिन्होंने नहीं किए वो इनको एक बार कर लें, बाकी कोई वो नहीं है। अगला देखो, एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रम से 7.5 व 3.5 है। ऊंचाई कितनी है 7.5 और त्रिज्या कितनी है, देखो क्रम ध्यान रखना 3.5। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल अनुपात, अनुपात को बट्टे में दिया तो ए अनुपात यानी a बटा b होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है, वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर, आर प्लस एच, आर क्या है 3.5 प्लस एच क्या है 7.5 बटा एच क्या है 7.5। तो ऊपर हो गया 11, नीचे है 7.5, पॉइंट रहा गुणा में 10, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 15 बार, तो 22 बटे 15, जो आपका आंसर है ए। जहां तक मेरा मानना है भाई कर लोगे इसको आराम से। हो गया होगा। अगला देखो, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 और आधार की त्रिज्या 3 है, तो इसका आयतन ज्ञात करो। आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22 बटा 7, 3 गुणा 3 गुणा एच 7 है, 3 3 9, 9 गुणा 22 जो करेंगे अपन तो ये आएगा 198 सेंटीमीटर क्यूब। भाई ये गुणा तो आपको करना है, ठीक है। अगला देखो, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। संपूर्ण यानी 2 पाई आर, आर प्लस एच, इसका मान हमें 462 दिया तो मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करो। मैं एक बात पूछूं आपसे छोटी सी, कि त्रिज्या और ऊंचाई हमसे पूछी है, ठीक है। आप एक बात बताओ, बेलन का जो ये है बेलन, इसका वक्र पृष्ठ होता है इसके बाहर का, संपूर्ण क्या होता है इसके बाहर प्लस 2 वर्त, एक आधार वाला और एक शीर्ष वाला। कह रहा है इसका वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है ना वो इसका 1/3 है। इसका मतलब कि 2 पाई आर एच, इसका मान है 462 का 1/3, 1/3। तो बच गया वो 2/3 किसका है, बाहर को छोड़ दें तो किसका, 2 वर्त बच गए, एक आधार और शीर्ष, उनका क्षेत्रफल कितना है इसका 2/3, यानी 2, 2 वर्त का पाई आर स्क्वायर, वर्त का होता है पाई आर स्क्वायर, 2 वर्त तो 2 पाई आर, इसका मान हो गया 462 का 2/3। ये लो, अब मान रख दिया, यहां से आर आ जाएगा, आर को उठा के यहां रखेंगे एच आ जाएगा, बाकी कुछ बचा ही नहीं है। तो देखो मैं कहूं 2 से 2 काटो, पहले पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 462 गुणा 1/3। 22 से काटा 2 बार, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 3 से काटा 7, आर स्क्वायर बराबर 7 7 49, तो आर कितना है 7 है। तो पहली चीज त्रिज्या और ऊंचाई, तो आर तो 7 आ गया। अब ये आर 7 आ गया, वो अगर मैं इसमें टिपका दें तो एच भी आ जाएगा। सात से 7 गया, 22 से गया 21 बार, 21 से काटा 7, एच बराबर ये 2 भाग में गया 7/2, यानी एच बराबर 3.5। ये लो, ये थोड़ा सा अलग था भाई, तो इसको थोड़ा ध्यान से कर सकते हो। जहां तक मेरा मानना हो गया होगा भाई ये। अगला देखो 190, ये कह रहा है कि एक बेलन का आयतन और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना इतना है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, कितना है 1650। संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण बोला वक्र, वक्र बोला है तो 2 पाई आर एच, ये है 660। अब एक बात बताओ, यहां जब गुणा ही गुणा में है तो भाग के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो भाग लगाए ना, तो पाई से पाई, एच से एच, एक आर कट जाए, आर का मान आ जाएगा। तो मैं कहूं पाई आर स्क्वायर एच में
2 पाई आर एच का भाग लगाया तो 1650 बटा 660। देखो 0 से 0 गया, इधर पाई से पाई गया, एच से एच गया, एक आर गया। ठीक है, इधर 2 से काटा 33 बार, तो 33 यानी 11 से काट दूं, 11 से काटा 3 बार, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 3 से काटा 5 बार, तो R बराबर आ गया 5। अब हमें R नहीं चाहिए, हमें चाहिए H, तो मैं इसको उठा के यहां रख दूं, 2 गुणा 22/7 गुणा 5 गुणा H बराबर 660। तो देखो 5 दूनी 10 से तो एक 0 गया, 22 तिये 66 हो गया। H बराबर 3 गुणा 7 यानी H का मान क्या है 21। ये ध्यान रखना, काटा पीटी आप स्वयं करोगे, भाई 5 दूनी 10 है, 0 है तो उधर काट दिया सीधो, तो H का मान आया 21। तो जहां तक मेरा मानना है भाई ये भी कर सकते हो आप आराम से। अगला देखो यहां पे एक खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर है। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं भाई, तो मैं इसको सेंटीमीटर में लिख लेते हैं क्योंकि बाकी सारा सेंटीमीटर में है, तो इसको हम यहां से डेसीमीटर आके 210 सेंटीमीटर, 21 गुणा 10 210 सेंटीमीटर है। इसके बाह्य व्यास व अंतः व्यास 10 सेंटीमीटर और 6 है, तो आर लिख देता हूं 5 और 6 का आधा 3, भाई व्यास की आधी त्रिज्या है। तो आयतन, आयतन की बात तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, बाहर से बेलन का आयतन माइनस अंदर से बेलन का आयतन, ऊंचाई बराबर रहनी, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, पाई एच कॉमन लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मान रख दो, पाई का मान 22/7 गुणा 210, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 22 गुणा 30 गुणा 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 गए 16, 25 में सीधा घटा दिया, 25 में से 9 गए 16, तो ये भाई अपने पास सीधा सीधा आ गया सेंटीमीटर क्यूब, जो आपका है 10,560 सी में। तो जहां तक मेरा मानना है भाई इस पर्सन को आप ऐसे, मतलब यहां है कि पहली बात आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, जहां आप अटक रहे हो वही पर्सन देखो, बाकी देखने की जरूरत है नहीं है भाई, जो जो अटक रहे हो उस पर्सन को आप करोगे यहां देख के। बाकी मेरा मानना है कि अभी तक आपने सारे कर लिए होंगे। 192% देखते हैं 192 का, कह रहा है 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया, इससे निकाली गई मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई देखो, ये चबूतरा अलग बना रहे हैं, उसी के कुएं के बाहर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, चबूतरे का आयतन जो है बराबर कुएं की मिट्टी का आयतन, ठीक है। अब कुएं तो बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, लेकिन चबूतरा है उसका क्या लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल है 22 गुणा 14 गुणा ऊंचाई कितनी है देखो, ज्ञात करने, कैपिटल एस लिख दिया, 22/7, त्रिज्या व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या जाएगी 7/2 गुणा 7/2 गुणा कितने मीटर गहरा 20, तो 20 से तो 20 तो कहीं जाएगा ही नहीं, 22 से 22 गया, 7 से 7 गया, 7 से 2 बार गया, 2 से 10, 2 से 5, 5/2 यानी 2.5, ये लो, ठीक है। तो जहां तक मेरा मानना है इसमें कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अगला देखो भाई यहाँ पे विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 3 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, जब भी हम कहें कि एक आकार, जब कह रहे हैं ना कि इसको बनाने के लिए इनकी कितनी संख्या, तो जब भी संख्या की बात आती है तो हम कहते हैं बड़ी आकृति का आयतन बटा छोटी आकृति का आयतन। तो संख्या बराबर बड़ी आकृति है घनाभ, तो घनाभ का आयतन
बटा सिक्के का आयतन। अब तो घनाभ है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सिक्का बेलनाकार होता है भाई, देखो व्यास दे रखा है और मोटाई दे रखी है, मोटाई मतलब ऊंचाई, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। एच कैपिटल ले लूं, वहां स्मॉल लिखा हुआ है। एल बी एच देखो कितना है 5.5, 10 और 3.5। पाई का मान है 22/7 को मैं पहले ही ऊपर भेज देता हूं। आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, तो 1.5 सेंटीमीटर व्यास है, तो हम क्या कहेंगे 1.75 बटा 2 कहां भेजा ऊपर, गुणा 1.75 बटा 2 कहां भेजा ऊपर, पाई आर स्क्वायर। एच कितना है 2 mm, 2 mm मोटाई, मोटाई का मतलब हाइट है। अब 2 mm मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर लें, किसका भाग देंगे 10 का, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर बदला हुआ सबको, तो 2/10। अब देखो यहां हम बात करें तो 1 2 दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव ये तो हट गया, तो मैं कहूं ये हटाएंगे तो बट्टे में गया 100। अब देखो ऊपर 55 गुणा 10 गुणा 35 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1000 बटे में क्या है 22 गुणा 175 गुणा 175 गुणा 2, 2 से 2 गया, 35 से गया 5 बार, और देखो 11 दूनी 22, 11 पंजो 55, 5 से 5 गया, इस 2 से 2 गया, ठीक है। और 7 से काट लें इसको, 7 दूनी 14, 3 बच गए, 7 पंजो 35, ठीक है। 5 से काटा 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 से काटा 5 दूनी 10, तो 200 गुणा 2 यानी 400। इसमें पूरा ही खेल गुणा भाग का है भाई, और किसी भी चीज का नहीं है, तो ध्यान पूर्वक करोगे तो हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये था हमारा सिक्कों वाला प्रश्न। एक और है इस आयतन में प्रश्न, वो जो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में बदला जाता है। तो तार की मोटाई ज्ञात करो। छोटी छड़ है, उसको पिघला के एक लंबा तार बनाया गया। तो एक बात बताओ, तार का आयतन बराबर छड़ का आयतन, सीधा सीधा रखेंगे मान आ जाएगा। तार का आयतन बराबर छड़ का आयतन। अब बात दोनों ही बेलनाकार है, इसका दोनों का आयतन पाई आर स्क्वायर एच ही रहेगा, एक स्मॉल में एक कैपिटल में, पाई तो कैंसिल कर दो। अब तार है, तार की मोटाई पूछा है, मोटाई मतलब व्यास पूछा है, ये ध्यान रखना भाई, त्रिज्या नहीं पूछी है। लंबाई है 18 मीटर, सेंटीमीटर में लेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और जो ये है छड़, छड़ की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर गुणा 2 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। आर स्क्वायर, एच का मान है 1800, 2 से भाग दिया 900, तो आर स्क्वायर बराबर 1/900। तो आर कितना आया 1/30, अंडर रूट कर दिया भाई। हमें क्या चाहिए व्यास, मोटाई का मतलब है व्यास, तो व्यास होता है 2r, तो 2 से गुणा करेंगे तो 1/15 सेंटीमीटर। ये लो भाई, ये आपके आयतन के कुछ क्वेश्चन थे इसमें जिस्ट वाले में, तो इन आयतन के क्वेश्चन को करोगे भाई। आगे अपन बात करें, इसी के जस्ट आगे कंटिन्यू जब चलते हैं तो आपके स्टैटिक्स के क्वेश्चन, सांख्यिकी के क्वेश्चन दे रखे हैं। अब सांख्यिकी के क्वेश्चन की जब बात करें तो एक एक लाइन के थ्योरी के क्वेश्चन आपके पास बुकलेट में है, ठीक है। पहले तो हम उन्हीं की बात करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वितीयक या गौण आंकड़ों का स्रोत नहीं है। द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत नहीं है। अब द्वितीयक आंकड़े कौन से होते हैं, प्रकाशित होते हैं मुख्यतः देखो पत्रिकाएं प्रकाशित हैं, ये भी प्रकाशित हैं, व्यक्ति द्वारा स्वयं लिया गया सर्वे, ये होते हैं प्राथमिक आंकड़े। इंटरनेट पर संग्रहित आंकड़े तो पहले से लिए जा चुके हैं, जो प्रकाशित हो चुके हैं, वो आंकड़े कौन से हैं, द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। व्यक्ति खुद ही अपने सहयोगियों द्वारा सर्वे कर रहा है, तो वो कौन सा है, प्राथमिक आंकड़े। अगला देखो, उद्गम के स्रोत से पहली बार एकत्रित किए गए आंकड़े कहलाते हैं। पहली बार एकत्रित किए गए आंकड़े जो होते हैं वो होते हैं प्राथमिक आंकड़े। उद्गम स्थान से जो पहली बार हम कोई आंकड़े एकत्रित करते हैं, प्राथमिक आंकड़े। अगला देखो, जनसंख्या तथा राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित आंकड़े सरकार के लिए, देखो जनसंख्या और राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं वो सभी के लिए कौन से होते हैं, द्वितीयक आंकड़े हैं,
क्योंकि ये प्रकाशित हो जाते हैं और ये सारे आंकड़े किसके लिए हैं? द्वितीयक आंकड़े होते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण का ज्यामितिक रूप है? अब ज्यामितिक रूप में देखो इसे दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो ज्यामितीय रूप और एक होता है बारंबारता वाला। ठीक है, तो ज्यामितीय रूप में एक तो दंड आरेख, दंड आरेख बहुदंड आरेख भी हो सकता है, द्विदंड आरेख भी हो सकता है, दंड आरेख और वर्त आरेख, इनको रखा जाता है ज्यामितीय में। तो ये और ये मैं कहूं ये कौन सा है? तो ये बारंबारता ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ बोला जाएगा? बारंबारता ग्राफ। तो ये ध्यान रखना है कि बारंबारता ग्राफ तो आयत चित्र, आवर्ती वक्र, ये जो है ये बारंबारता ग्राफ है। और जब आपसे कहे ज्यामितीय रूप कौन सा है तो आप कहोगे कि दंड आरेख, बहुदंड आरेख, द्विदंड आरेख या वर्त आरेख, ये है ज्यामितीय रूप। तो ज्यामितीय रूप कौन कौन सा है? दंड आरेख है और वर्तीय है आरेख है, यानी 1 व 3 दोनों। ठीक है, अगला देखो भाई, यहां पे कह रहा पाई आरेख का दूसरा नाम, पाई आरेख यानी वर्त आरेख, तो वर्तीय आरेख है भैया। ठीक है, अगला देखो यहां पर, वह आरेख जिसमें किसी तथ्य के आंकड़ों कुछ मूल्यों को दर्शाया गया कहलाता है। कुछ मूल्यों को दर्शाया गया, तो देखो कुछ मूल्यों को दर्शाया जाए तो यहां पहली चीज देखो अलग अलग ये सारे दंड आरेख के ही रूप हैं। वैसे तो दंड आरेख में इतना आगे डिटेल से जाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ दंड आरेख ही ध्यान होना चाहिए। पर जब भी आप कहेंगे निम्न में से तथ्यों कुछ मूल्यों को दर्शाया जाए तो अंतर्विभक्त दंड आरेख है, मतलब पूरा नहीं, कुछ उसके टुकड़ों को दर्शाया गया तो अंतर्विभक्त दंड आरेख होगा इसमें। ये चीज आप ध्यान रखोगे। पर इसमें और ज्यादा डिटेल से देखो, जहां तक मेरा मानना है इसमें नहीं जाने की जरूरत, क्योंकि दंड आरेख नॉर्मली जो सामान्य हम बात करें अपने एग्जाम के लिए तो सिर्फ आपको दंड आरेख के बारे में ध्यान होना चाहिए कि एक बीमी आरेख है, स्तंभ समान चौड़ाई के होते हैं, स्तंभों के मध्य समान रिक्त स्थान होता है, इतना ही आपको ध्यान होना चाहिए, उससे ज्यादा कोई भी चीज इसमें ध्यान नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगला देखो। अब देखो ये प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब वैसे बात करें तो ये जो कथन है तीनों, वैसे इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है क्या कि दंड ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अब ये बताओ, दंड ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार के हो सकते हैं, तो मैं कहूं अगर मैं दंड आरेख की बात करता हूं तब तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों हो सकते हैं, लेकिन मैं आयत चित्र की बात करूं तो आधार सिर्फ x को लेते हैं, तो यहां ये कथन अधूरा है। ठीक है, दंडों की चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए। अब मैं बात करूं कि अगर आयत चित्र है तो दंड अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि वर्ग अंतराल अलग अलग हो तो अलग होंगे, और अगर दंड आरेख है तो समान चौड़ाई होगी। तो यहां ये भी कथन अधूरा है, ये कथन भी, सभी दंड एक ही आधार पर स्थित होते हैं। बस देखो बात है कि एक आधार पर स्थित होते हैं, लेकिन जब बात करें कि आधार रेखा, तो यहां देखो सभी दंड एक ही आधार रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसी को जब इसमें बात करें कि सही कौन सा है, तो इनमें तुलना करने पर हम इसी को सही मानेंगे। बाकी अगर मैं डिटेल देता तो हम जाते, क्योंकि अगर कहता कि आयत चित्र में दंड ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार के हो सकते हैं, तब गलत है। और वो कह देता कि भाई दंड आरेख में या बार ग्राफ में या स्तंभ आरेख में दंड ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि दो प्रकार के ग्राफ हो जाते हैं, वो एक ऊर्ध्वाधर दंड आरेख, दूसरा क्षैतिज दंड आरेख। और यहाँ दंडों की चौड़ाई एक जैसी रहती है। भाई दंडों की चौड़ाई किस में बात कर रहे हो आप? आयत चित्र में बात कर रहे हो या दंड आरेख में बात कर रहे हो? कहां बात कर रहे हो? ये इसमें दिया हुआ नहीं है। सभी दंड एक ही आधार पर स्थित होते हैं। अब एक आधार पर स्थित होने का मतलब क्या है? कौन से ग्राफ में बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? एक आधार, आधार एक है तो वो क्या है? तो एक आधार रेखा है। तो इसमें देखो इसमें दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये मानने को जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो यहां हम बात करेंगे सभी दंड एक ही आधार रेखा पर स्थित हो, तो इसको सही माना गया है। ठीक है भाई, अगला देखो, किसी आयत चित्र में एक आयत की ऊंचाई जो वो संगत वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होती है, अर्थात ऊंचाई जो है वो बारंबारता को प्रदर्शित है, चौड़ाई है वो वर्ग अंतराल को प्रदर्शित करती है। तो यहां देखो किसी आयत चित्र में एक आयत की ऊंचाई दर्शाती है वर्ग की बारंबारता को। अगला देखें भाई, यहां पे कह रहा है संपूर्ण और एक भाग से संबंधित आलेख है। देखो पूर्ण भाग की बात करें और कुछ भाग दर्शाए तो वर्त आरेख होता है। वर्त आरेख क्योंकि टोटल 360 होता है और उसमें से 360 डिग्री होता है और उसमें से कुछ हिस्सों को दर्शाया जाता है। तो वहां हम बात करें कौन से का होता है? वर्त आरेख या पाई चित्र। ये रहा। अगला देखो, कह रहा है पाई चार्ट में वर्त के केंद्र पर कुल कोण होता है, तो 360 डिग्री होता है भाई यहां पे। अगला देखो, वर्ग 0 से 10, 10 से 20 इत्यादि वाले एक बारंबारता बंटन में वर्ग अंतराल की माप 10 है। चौथे वर्ग की सीमा है, चौथे की देखो वर्ग की निम्न सीमा 0 से 10, फिर क्या आएगा 10 से 20, तो फिर क्या आएगा 20 से 30, और चौथे में क्या आएगा 30 से 40। तो चौथे वर्ग की न्यूनतम सीमा 30 है। अगला देखो, कह रहा है वर्तों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का निरूपण कहलाता है पाई चित्र। वर्त तो पाई चित्र में होता है ना भाई,
मिलान चिन्हों का प्रयोग, मिलान चिन्ह बारंबारता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं भाई। अगला देखो, आयत चित्र प्रदर्शित करता है। आयत चित्र सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन का ग्राफ ही निरूपण, तो सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन ये रहा। अगला देखो, कौन सा कथन असत्य है? देखो, आयत चित्र एक सतत वर्गीकृत बारंबारता वाली बंटन का बंटन के अनुरूप दंड आकृति है, सत्य है भैया। सभी दंडों की चौड़ाई वर्ग अंतराल के समान होती है। हाँ, वर्ग अंतराल पे निर्भर करेगी, वर्ग अंतराल जितना उतनी होगी, तो यह भी सत्य है। दंडों की ऊंचाई संगत वर्ग की बारंबारता के समानुपाती, तो ये तो बिल्कुल ही सत्य है भैया, तो सारे ही सत्य हैं अभी तक तो। आयत चित्र के दंडों के मध्य कभी भी दरार संभव नहीं है, ये असत्य हो जाता है। वैसे तो मैं कहूं कि ये सत्य भी है और असत्य भी है, दोनों। अगर मैं कहता हूं कि दरार संभव है और मैं कहूं दरार संभव नहीं, दोनों चीज हो जाती है। कैसे होती है वो समझना, कि आप एक बात बताओ, जब मैं कहूं आपने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये लिया है, वर्ग जब दिए हैं हमें तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 आ रहा है, तो वर्ग अंतराल कंटिन्यू आ रहा है, तो अंतर नहीं होगा भाई। वर्ग भी सीधे सीधे आपको पता है कि ऐसे ही 0 से 10 फिर 10 से 20 ऐसे ही चलेगा। लेकिन मैं कहूं 1 से 10 फिर 11 से 20 लिया जाए तो बीच में गैप आ जाएगा, तो वहां कौन सा हो जाएगा? ये असत्य। तो कभी कभार दरार संभव भी है, तो ये क्या माना जाता है? असत्य माना जाता है। ठीक है, अब देखो, निम्न में से कौन सा द्विआयामी आरेख नहीं है? तो देखो, द्विआयामी आरेख कौन सा नहीं होता? दंड आरेख नहीं होता। दंड आरेख एक विमीय होता है। अब दंड आरेख एक विमीय है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? वर्गाकार आरेख, वर्ग का नाम आ गया तो यही है। आयताकार आरेख द्विआयामी है, और पाई आरेख द्विआयामी। बहुदंड आरेख दिया है। दंड आरेख में टाइप अलग हो लेकिन रहेगा एक विमीय ही। अगला देखो, कह रहा है निम्न पाई चार्ट 4 छात्रों द्वारा छात्र चुनाव में प्राप्त वेद मतों को प्रदर्शित करता है। यदि डाले गए कुल वेद मतों की संख्या 720 थी, तो जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया? भाई ये यहां छात्र हैं। अब कुल वेद मत 720 है। अब देखो, निकटतम प्रत्याशी, मैं कहूं इसने 120 वाला ये जीता होगा, इसके निकटतम ये 100 डिग्री वाला। ठीक है, तो या तो दोनों के अलग अलग मान निकालो, या फिर सीधा ही जीत आर की बात करूं तो टोटल 360 डिग्री है, और टोटल की बात हो रही है 720। तो एक बराबर 720, 1 डिग्री बराबर 720 बटा 360 यानी 2। अब बताओ, कितने से निकटतम प्रत्याशी को कितने से हराया है या कितने से जीता है? तो 20 डिग्री से, तो 2 गुणा 20 यानी 40 हो गया भैया। अगला देखो, यदि बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्र 300 एकड़ था, तो चावल और जौ के अंतर्गत मिलाकर कुल क्षेत्र 100 एकड़ में है। तो देखो, बाजरे की बात करें तो 300 एकड़ को मैं ये लिख दूं 300 एकड़, ये लो। अब देखो, बाजरा कितना है? 18 डिग्री। तो आपने कहा 18 डिग्री का जो मान है वो क्या है? 300 एकड़। भाई 100 एकड़ में बताना तो 300 एकड़। ठीक है, चावल और जौ, चावल ये रहा, जो की बात करें ये रहा 36, तो 36 और 72 यानी 108 डिग्री की बात है। तो पहले एक का मान निकालें, तो 1 डिग्री बराबर 3/18। 108 डिग्री की बात करें तो 3/18 गुणा 108, 18 6 108, तो 6 3 18, तो 18 है 100 एकड़। तो ये आ गया भाई, 100 एकड़ में बताया हमने। तो जहां तक मेरा मानना है भाई, कर सकते हो इसको। अगला देखो, यहां पे कह रहा है किन 3 फसलों का समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्र के 50% से अधिक का योगदान करता है? अब देखो, 50% से अधिक, 50% से अधिक की बात करें यानी कितना? 180 डिग्री से ज्यादा आना चाहिए। तो देखो, गेहूं, चावल और मक्का। गेहूं कितना है? 72। चावल 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 72, और मक्का 45। तो 72 प्लस 72 प्लस 45, ठीक है, 144 और 45 189।
डिग्री। तो यही हो गया भाई, 50% से अधिक। बाकी में चेक करेंगे तो फिर नहीं होना चाहिए। तो गेहूं तो आपको पता है 72 ही है, चावल भी 72 है, प्लस ज्वार, ज्वार कितना है 18, 8 2 10 और 2 12 का 2 हासिल की 1, 2 7 2 9, 9 और 7 16, 162 डिग्री। तो ये नहीं है, तो बाकी आपको ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी 180 डिग्री से क्या आएंगे, कम आएंगे। हमें पता है कि हम आधे से ज्यादा बोला, इसका मतलब 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, वो एक में ही आ रहा है। अगला देखो, चावल और जौ के लिए प्रयुक्त भूमि का अनुपात है। चावल और जौ किस किस के लिए, चावल और जौ। तो चावल और जौ 36, तो 72 अनुपात 36 यानी 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1। अगला देखो भाई, कह रहा है विद्यालय टी में लड़कों की संख्या है, टी में लड़कों की संख्या, तो टी में टोटल देखो, विद्यालय और विद्यार्थी टी में टोटल तो है 1250। अब हमें लड़कों की संख्या चाहिए। अब लड़कों की संख्या, ये देखो लड़कियों का परसेंटेज है, लड़कियां 40% है, तो इसका मतलब लड़के कितने हैं, 60%। तो आप कहोगे 1250 का 60%, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल 750। ये रहा आपका सी। ठीक है भाई, देखो पहली चीज तो टी में विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, तो टी में जो है 1250 टोटल है। इधर देखा तो विद्यालय में लड़कियों का परसेंटेज दे रखा है, टी में लड़कियां 40% है, इसका मतलब लड़के कितने हैं, 60%। अगला देखो भाई, कि विद्यालय पी तथा क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या, पी और क्यू में कुल मिलाकर ये रहे तो 2500 प्लस 3000 बटा 2 विद्यालय है तो बटा 2, तो ये लो 5500 बटा 2, तो 2750। ये रहा भाई डी। तो ये ध्यान रखो भाई, आराम से ऐसे प्रश्न आप कर सकते हो, जहां तक मेरा मानना है। छोटे छोटे प्रश्न है ये, जहां तक है कि आप इनको आराम से कर लोगे। अगला जो अपने पास यहाँ आता है, ये आपके देखो भाई स्टैटिक्स के प्रश्न थे यहाँ पे। अगले जो क्वेश्चन आपके पास है वो है रेखा कोण के। इस लिस्ट में देखो क्वेश्चन मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि इनको जो जो आपने किए हैं, पढ़ा है, आप उनको वापस से एक बार देख लो, कहाँ कहाँ अटक रहे हो तो उसका सॉल्यूशन क्या है, बाकी और कुछ भी नहीं। देखो कह रहा रेखा कोण, निम्न में से सत्य कथन है, शीर्षाभिमुख कोणों के अर्धक एक सरल रेखा में होते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों के जो अर्धक हैं वो किसमें होते हैं, एक सरल रेखा में। हाँ ये बात सही है। ये तो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो मैं कहूं कि इनका अर्धक ले दोनों कोणों का, तो एक सरल रेखा होगी। और आप कहोगे कि अच्छा सरल रेखा कैसे, तो मैं कहूं ये कोण और ये कोण जोड़ोगे तो 180 आएगा। 180 का मतलब है कि ये क्या हो रही है, सरल रेखा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, कि मैं कहूं ये पूरा अल्फा है, ये भी अल्फा, अर्धक यानी अल्फा बाई 2, ये भी अल्फा बाई 2, और ये क्या है बीटा। और आप बता अल्फा प्लस बीटा पूरा पहले से ही क्या है 180, अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा 180, तो ये क्या आएगा, एक सरल रेखा आएगी। तो ये क्या है, सत्य है। आगे देखो, कह रहा है एक सरल कोण में कोणों का परिमाण दो समकोण के तुल्य होता है। सरल कोण का मान 180 होता है, दो समकोण का मतलब भी क्या है 180, तो ये भी क्या है, सत्य है। अगला, यदि दो आसन कोणों के मापों का योग 180 डिग्री है तो ये रेखीय युग्म होगा। पास वाले दो कोण जो हैं उनका अगर योग 180 है तो रेखीय युग्म है भाई, क्योंकि 180 होगा तो रेखीय युग्म कहलाएगा। ये भी सत्य है। तो यहां क्या है, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है, डी। तो इस प्रकार से करोगे भाई इनको। अगला देखो, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उससे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहली बात, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग दो समकोण 180 होता है भाई, ये भी सही है। तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग चार समकोण 360 नहीं होता, ये असत्य है। तो कौन सा असत्य है, डी। अगला देखो भाई, अगला पढ़ो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जल्दी करोगे भाई इसको, क्योंकि इसमें अभी 350 क्वेश्चन अपने पास, तो काफी सारे आपको करने हैं।
देखो, यदि दो कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री है तो एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि समपूरक कोणों का योग 180 होता है, पूरक कोणों का योग क्या होता है 90। अगला, सरल कोण की माप 180 डिग्री होती है। सरल कोण किसको कहते हैं? 180 डिग्री वाले कहते हैं, ठीक है। वरहद कोण की माप सदैव 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होती है। वरहद कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। वरहद या प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 180 से ज्यादा 360 से कम होता है, और 90 से ज्यादा 180 से कम वो अधिक कोण कहलाता है। तो ये असत्य है भाई। अगला, यदि दो कोणों के मापों का योगफल 90 डिग्री तो एक दूसरे के कोटिपूरक, कोटिपूरक पूरक को कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो कौन सा असत्य है? तीसरा। अगला देखो भाई, यहां पे निम्न में से असत्य कथन है। एक तल पर स्थित नियत बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं और दो बिंदुओं से एक रेखा खींच सकते हैं। अगला देखो, रेखा का छोटा भाग रेखाखंड कहलाता है जिसकी लंबाई नियत होती है, यह भी सही है। एक रेखाखंड में कुल दो बिंदु होते हैं। रेखाखंड में अनंत बिंदु होते हैं भाई, दो तो निश्चित होते हैं, पहला और आखिरी निश्चित होता है, लेकिन टोटल तो अनंत होते हैं। तो ये क्या है? असत्य, और असत्य ही पूछा है अपने को। अगला देखो, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। दो कोणों की भुजाएं क्या है? समांतर, यानी ये और ये समांतर है और ये समांतर है, ठीक है। ये 70 डिग्री दिया है। DGC का मान चाहिए, DGC, तो इसी का मान चाहिए। ये और 70 तो ये भी 70, क्यों? क्योंकि भाई ये तो संगति हो गई ना, तो 70 ही होगा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, x का मान ज्ञात कीजिए। मैं कहूं ये त्रिभुज का है। वैसे तो आप बताओ, त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज का बाह्य कोण सामने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर, तो 50, ये कितना 60 होता। मैं कहूं यह दूसरा, ये रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग 180 है। 180 में से ये 110 है, तो ये क्या बच गया? 70। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 50 + 70 + x बराबर 180, 120 + x बराबर 180, तो x बराबर 60 डिग्री, ठीक है भाई। अगला देखो, ऐसे कोण का युग्म ज्ञात किए जो एक दूसरे के पूरक और समान। पूरक का मतलब उनका योग 90 होना चाहिए। अब समान है तो x + x बराबर 90 है, तो x का मान कितना है? 45। तो 45 45 होंगे भाई, समान भी हो और पूरक भी हो। पूरक होने का मतलब ही है दोनों का योग क्या है? 190 है। समपूरक तो 180, दोनों 90 90 के हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखो, एक समकोण के संपूरक कोण का मान क्या होगा? संपूरक भाई, समकोण है 90 डिग्री का, संपूरक में कहूं x, इन दोनों का योग क्या होता है? 180, तो x बराबर क्या है? 90। ये लो। अगला देखो भाई, यहां पे अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि आसन कोण जो रेखीय युग्म है, ठीक है, आसन कोण है। अब देखो, जो रेखीय युग्म भी है, रेखीय युग्म का मतलब उन दोनों का योग क्या है? 180 डिग्री। पहली चीज देखो, यहां ऑप्शन से ही चेक करते जाएंगे। QoS, QoS ये वाला, SOT, SOT, ये आसन तो हैं लेकिन इनका योग 180 नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, SOT, SOT ये वाला, और TOP, TOP ये 90। तो ये दोनों देखो आसन कोण तो हैं लेकिन इनका योग 180 नहीं है। रेखीय युग्म का मतलब योग 180 होना चाहिए, तो ये भी गलत। TOP, TOP ये ठीक है। POR, POR आसन तो है लेकिन योग 180 नहीं है, ये भी गलत। रेखा के एक तरफ बने होना चाहिए था भाई। QOR, QOR ये वाला, POR, POR ये वाला। अब देखो, ये दोनों आसन तो है, योग भी क्या है? 180, इसका मतलब ये है, ठीक है भाई। अगला देखो, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं भाई। दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं? दो बिंदुओं उनकी सहायता से एक ही रेखा खींच सकते हो, केवल एक, ये रहा। अगला, निम्न में से, इसमें देखो भाई थोड़ा सा ये डायग्राम टाइप मिस्टेक हो गया था, ऐसे था ये। अब देखो, निम्न में से सत्य कथन है। एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री से कम, ये सत्य है।
360 डिग्री से छोटा एक प्रतिवर्ती कोण का माप, और किससे छोटा है? 180 से बड़ा है। तो प्रतिवर्ती कोण या वरहद कोण 180 से अधिक होता है और 360 से कम, ये भी यही बोल रहा है, तो ये भी सत्य है। इसको सही कर लेना भाई ऐसे, क्योंकि दोनों ऐसे नहीं लिख सकते ना। एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 डिग्री है। कितने डिग्री है? 360 डिग्री। संपूर्ण घूर्णन, तो पूरा घूर्णन कितने पे खत्म होता है? 360। ये भी क्या है? सत्य है। अब देखो, एम ए बड़ा है, बराबर है 53, एम बी बराबर है 35, तो एम ए बड़ा है एम बी से। हाँ सही है, ये भी सत्य है, तो चारों ही सत्य है। तो 1 2 3 4, चारों सत्य है। अगला देखो भाई, यहां पे पी क्यू समांतर है आर एस के, ये दोनों समांतर हैं। एम एक्स क्यू ये 135 दिया है, ये 40 दिया है। एक्स एम वाई ये आपसे पूछा है। वैसे मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, ऐसी चीजें आपने क्लास में वैसे आपने देखी होंगी। तो हमने क्या कहा था, यहाँ पे एम बन रहा है, इन दोनों का, इसका और इसका योग इसके बराबर होता है। अब ये 135 है, टोटल 180 होता है। 180 में से ये 135 है, तो ये कितना है? 45। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 40 प्लस 45 यानी 85 डिग्री। ये लो, यानी डी 4 नंबर। थोड़ा सा इस डायग्राम को हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे जब भी एम बन रहा हो तो एम हो सकता है ऐसे, तो इसका और इसका योग यहां होता है। चाहे ये एम ऐसे बने तो इसका और इसका योग यहां होता है। ये एम कैसे ही बने तो आप इन दोनों का योग यहां, एम का ध्यान रखना है बस इसमें। अगला देखो, ये है कि ए का मान ज्ञात करो। मैं कहूं ये 90 है तो ये शीर्षाभिमुख, ये भी क्या होगा? 90 होगा। अब आप बताओ, इन तीनों का योग, रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग 180, तो 40 प्लस 90 प्लस 5a बराबर 180। 130 प्लस 5a बराबर 180, तो 5a बराबर हो गया 50, a बराबर हो गया 10। अगला देखो भाई, यहां पे कह रहा है दिए गए चित्र में रेखाएं एक्स वाई, एक तो एक्स वाई है और एक एम एन ओ बिंदु पर काटती है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, पी ओ वाई, ये 90 है भाई, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, ये पूरा 180, तो ए और बी का योग भी क्या हो गया? 90। इनका अनुपात है 2:3, यानी 5 अनुपात जो है वो 90 के बराबर है, यानी 1 अनुपात 18 के। तो 18 दूनी 36, 18 तिये 54, तो ए तो है 36 डिग्री और बी है 54 डिग्री। अब एक बात, तो हमें चाहिए सी का मान। सी का मान इन दोनों का योग क्या है? 180। तो बी प्लस सी बराबर हमने लिखा है 180, जिसमें बी कितना है? 54। बी कितना है? 54। चलो फिर से लिखता हूं, बी प्लस सी बराबर 180। ठीक है, बी कितना है? 54 प्लस सी बराबर 180। तो ये सी कितना है? 180 माइनस 54 यानी 126 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये मतलब ये वही प्रश्न है जो आप पहले पढ़ भी चुके हो, और इनका उत्तर जल्दी जल्दी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगाओ आप लोग। अगला देखो कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाएं उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उससे बनने वाले कोणों में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों का मान सदैव बराबर होता है, सत्य है ये। अगला देखो, दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोणों का मान बराबर होता है। ठीक है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। इसका मतलब संपूरक एक तरफ बने कोणों का 180 होता है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, कह रहा है इनमें से कोई नहीं असत्य, इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं भी, सारे ही सत्य हैं। तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण, एक तरफ बने अंतः कोण 180 होता है, मतलब एक दूसरे के संपूरक होते हैं भाई, तो ये चीज ध्यान रखना है यहां पे आप लोग। अगला देखो, कह रहा निम्न में से सत्य नहीं है, पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। हां होता है, संपूरक कोणों का योग एक समकोण होता है, असत्य।
त्रिभुज के दो कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। हाँ, दो कोण सदैव न्यून कोण होता है, तीसरा कोण डिसाइड करता है कि वो न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है। यानी तीसरा भी अगर न्यून कोण है तो वो न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा अगर समकोण है तो समकोण त्रिभुज, और तीसरा अगर अधिक कोण है तो अधिक कोण त्रिभुज। ये भी सत्य है। अगला देखो, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये भी सही। तो कौन सा सत्य है? 2 नंबर। अगला देखो भाई, निम्न में से कौन सी आकृतियों में कोण ए व बी आसन कोण है? आसन कोण का मतलब है दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ होता है, एक भुजा उभयनिष्ठ होती है और दोनों कोण अपोजिट साइड होते हैं। यानी जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके एक इधर होगा तो एक इधर होगा। तो देखो, ये इसका शीर्ष बिंदु ये है, इसका शीर्ष बिंदु ये है, तो ये तो नहीं है। दोनों का शीर्ष बिंदु तो है लेकिन ये तो शीर्षाभिमुख है, तो ये भी नहीं है। ये देखो, दोनों का शीर्ष बिंदु एक है, उभयनिष्ठ भुजा है, एक कोण इधर एक कोण इधर, तो ये है। दोनों का शीर्ष बिंदु एक है, उभयनिष्ठ भुजा है, एक कोण इधर एक कोण इधर, तो ये भी है। तो 3 और 4 ये रहा। ठीक है भाई। अगला देखो, यहां पर कह रहा दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर हैं, ठीक है। ई एफ एक तिर्यक रेखा, तो एक्स का मान, तो मैं कहूं ये दोनों कोण कैसे हैं, तो आपके दिमाग में आएगा एकांतर कोण है, और एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो 2x + 40 बराबर x + 90, तो 2x में से x गया, x बराबर 50। अगला देखो भाई, अब देखो ये वी आकार जो बन रहा है, ये आपको वैसे मैं बता दूं कि वी आकार का जब बनता है ना, तो यहां जो थीटा होता है, ये थीटा लिखा मैंने, ये x और ये y, तो थीटा बराबर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो x + y - 180। ये काफी बार मैं क्लास में बता चुका हूं, सिद्ध भी करा चुका हूं उस टाइम। तो सीधा याद हो तो सीधा करो, और सीधा याद नहीं हो तो सीधा हल कर लेंगे। अगर सीधा याद होता तो हम लिखते थीटा बराबर 100 + 115 - 180, तो ये हुआ 215 - 180, ठीक है। तो थीटा आ गया 35। तो ये इस तरीके से बहुत ही अच्छे से आ जाता, वरना भी हम करते हैं। तो वो कैसे करते वो देखो, इसको ऐसे आगे बढ़ा देते, आगे बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये 115 है तो ये भी 115, ये 100 है तो ये 80, ये अंदर वाला ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि देखो रेखा के एक तरफ बने कोणों का 180 होता है, तो ये 115 है 180 में से, तो ये कितना बच गया? 65। अब आप बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो 80 + 65 + थीटा बराबर 180, तो 145 + थीटा बराबर 180, ये माइनस हुआ तो थीटा बराबर क्या आया? 35। तो किसी भी तरीके से हल करो, उत्तर वही आना है, कोई अलग नहीं आना है। तो आप दोनों तरीके ध्यान रखना। वैसे मैं कहूंगा कि ज्यादातर इसको सीधा सीधा फॉर्मूले से करो, ऐसा नहीं कि बिना फॉर्मूले कर रहे हो। तो फॉर्मूले से करोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आसानी से उत्तर आ जाएगा भाई। ठीक है। अगला देखो यहां पे नीचे देखे चित्र में ए और बी का योग पूछा है, तो देखो ये m बन गया, यहां इसका और इसका योग यहां होता है, तो ये क्या है? a + b। तो a + b किसके बराबर है? 45 के। तो इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगला देखो, ये कौन कौन से, अब देखो उस डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं, ये दोनों x a और d का मान पूछा है, यानी हमें जो मान पूछा वो लिख लेते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। इसका मान पूछा है थीटा का। तो एक बात बताओ, ये दोनों कोण कौन से हैं? तो शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख क्या होते हैं? बराबर। यानी 3x - 10 ये बराबर है 2x। चलो इस साइड लिख देता हूं मैं, 3x - 10 बराबर है 2x + 30 के। तो 3x माइनस के 2x बराबर 40। तो x का मान 40 आ गया। अब यहां रखें 40 थी 120 - 10 यानी 110। इधर देखते हैं कि 40 दूनी 80 और 30 110, कोई सा भी देख लो। अब इन दोनों का योग क्या है? 180। तो मैं कहूं 110 + थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर आया 70 डिग्री। ये ले, थीटा कितना है? 70 डिग्री। तो जहां तक मेरा मानना है कर सकते हो इसको आराम से। अगला देखो,
एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 5 गुना है तो उस कोण का माप ज्ञात करो। तो मैं कहूं कोण और उसका अनुपूरक, एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 5 गुना, तो ये 5x। अनुपूरक, कोटि पूरक, पूरक, ये एक ही चीज के नाम है। तो यहां देखो हम बात करें, कह रहा है कि ये ध्यान रखना, अनुपूरक, कोटि पूरक, पूरक एक ही बात है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 5 गुना है, ठीक। अब 5 गुना तो अनुपूरक x, तो ये 5x, योग कितना हुआ 6x बराबर 90। तो x बराबर 90/6, 15। x का मान आया है कहीं इसमें से, इनमें से कोई पे टिक कर दो। कोण पूछा है 5x, तो 5 गुणा 15, 75 डिग्री। तो जहां तक मेरा मानना है भाई, इसको कर लिया होगा आप सभी ने। अगला देखो, दिए गए चित्र में y का मान ज्ञात करो। y का मान की बात करें तो ये 5y तो पहले इधर लिख लेते हैं, ये 5y। अब बताओ तीनों का योग क्या होगा 180। अब 180 तो मुझे बताओ 5y प्लस 5y प्लस 2y बराबर 180, तो 12y बराबर 180, तो y बराबर 15 डिग्री। y बराबर कितना 15 डिग्री। अगला देखो भाई, यहां पे त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है भाई, बड़ा होता है कि नहीं भी। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या लेते हैं, बड़ा लेते हैं, ये लो। अगला, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। किसी एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों से बनी आकृति को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ये सत्य है। अगला देखो, किन्हीं तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। किन्हीं तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज नहीं, ये गलत है भाई, ये नहीं कहते। घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अगला, आयत के आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, सही है। तो ये गलत है, और यही पूछा है कि असत्य कौन सा है, 3 नंबर। इसमें उत्तर क्या है अपना, 3 नंबर, ठीक है। अगला देखो, यहां पे किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए इस टाइम पे। अब ऐसा नहीं कि आप इसको और भी डिटेल से जाते जाओ। किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। सदैव समस्त कोण न्यून कोण नहीं होते भाई, क्योंकि कोई अधिक कोण भी हो सकता है, अधिक कोण। एक कोण सदैव समकोण होता है, यह भी सही नहीं है एक कोण सदैव समकोण हो। एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, नहीं, सदैव अधिक कोण कहां हुआ। दो कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, हाँ ये सही है, दो कोण सदैव न्यून कोण होंगे। क्योंकि तीसरा है वो डिपेंड करेगा कि वो समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है। कोई सा भी त्रिभुज होगा ना, उसमें दो कोण तो सदैव न्यून कोण होंगे। अगला देखो भाई, दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ओ पर। ओ ई ओ एफ क्रमशः इनके समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक है मतलब बराबर दो भागों में बांट रहे हैं। तो ये इस कोण को बराबर दो बांट, ये 25 तो ये भी 25, इधर ये x तो ये भी x, ठीक है। आप सी ओ एफ x का मान बताना। बताओ रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग क्या होता है 180। x प्लस एक्स प्लस 25 बराबर 180। तो 2x प्लस 50 बराबर 180। तो 2x बराबर ये 50 माइनस हुए 130, तो x का मान आया 65 डिग्री। यही पूछा है आपसे, ठीक है भाई। अगला देखो, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उससे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है यानी तीन सत्य एक सत्य नहीं है। संगत कोण बराबर होते हैं भाई। एकांतर कोण बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, सही है। तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है, तो ये गलत है। तो यही पूछा है, गलत कौन सा है, 4 नंबर। अगला देखो, रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर काटती हैं। रेखा PQ और RS है, वो किस बिंदु पे काटती हैं, O पे, ठीक है। यदि POR और ROQ इनका अनुपात 5:7 है, तो SOQ का मान ज्ञात करो, ठीक है। मैं कहूं ये 5x है, तो ये 5x है, तो ये कितना है 7x। इन दोनों का योग कितना है 180।
तो 5x प्लस 7x बराबर 180। तो 12x बराबर 180 है, तो x बराबर 180 बटे 12, 15 डिग्री आ गया। x का मान 15, तो 15 गुणा 5 75। ये 75 तो ये सामने वाला भी 75, SOQ। और यही पूछा आपसे, और कोई अलग से नहीं पूछा है। ठीक है भाई, अगला देखो। कह रहा है S, यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब कह रहा है यदि POS ये x है, तो ROT ज्ञात करो। मैं आपसे सिंपल कहूं, ये अल्फा तो ये भी अल्फा क्योंकि बराबर दिए हैं, ये बीटा तो ये भी बीटा। आपको पूछा है ROT का मतलब है अपना अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये पूछा है। मैं आपसे इधर देखो लिखूं कि अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का योग कितना 180। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180। दो अगर कॉमन लूं तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा जो कितना है 180, अल्फा प्लस बीटा जो आया वो क्या आया 90 डिग्री। और यही आपसे पूछा है। ठीक है भाई, एक्स वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो समधिवाचक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं, यहां निशान लगा रखे इसका मतलब दिया है अगले ने बराबर, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, कह रहा आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, AOC और BOE का योग जो दिया है वो 70 दिया है। निशान लगाते हैं कहां से कहां तक का योग 70 दिया है। AOC ये और BOE इन दोनों का योग दिया है 70, और BOD ये कितना दिया है 40। तो BOE का और दो मान पूछे। अब मैं एक बात पूछूं, इन दोनों का योग 70 है, पूरा 180, तो ये क्या बच गया 110। सिंपल तरीके से भाई, इन दोनों का योग 70 है, इन दोनों का योग 70 है, पूरा 180 है, तो 70 घटाया ये 110 बचा। 110 और 40 150, तो ये कितना 30, ये कितना 30। इन दोनों का योग 70 है तो ये 40, वैसे ये 40 था तो ये 40 हो गया। अब ये कितना बच गया 140। अब आप देख लो जो आपको पूछा है BOE यानी 30 डिग्री, कौन सा है 30 डिग्री, यही और कहीं नहीं है। दूसरा आपसे पूछा है COE 110, इसमें तो गड़बड़ हो गई, COE है ही नहीं, COE है वो 110 आएगा जो इसमें नहीं दिया गया भाई। अगर मैं बात करूं कि COE इस प्रकार से इधर से देखें 110 नहीं है, तो आप देखोगे वो तो चलो हमने लिखा BOE, ये जो आया ये तो आपका आ गया 30 डिग्री, वैसे तो एक ही जगह है। ठीक है, बाकी रही बात इस पूरे की जोड़ें तो कोण COE इस साइड से देखें तो 40 प्लस 140 प्लस 40 प्लस 30, तो यह आ गया 250। ठीक है, तो भाई डायरेक्शन नहीं है तो फिर वो नहीं है, तो ये फिर हमें लेना पड़ा, तो दोनों इससे ले सकते हैं। 248 वाला क्वेश्चन जो आपका ये कर चुके हो आप। अगला देखो भाई, यहाँ पे कह रहा आकृति AB समांतर CD समांतर EF, मतलब तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। YZ का अनुपात है 3:7। देखो Y और Z की बात करूं तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिख रहा हूं, ये है X, ये है Y और ये है Z। Y और Z का अनुपात, ये Z है तो ये भी तो Z ही होगा, क्यों, क्योंकि संगत कोण है, बराबर होते हैं। और Y और Z का योग क्या होगा 180। अब देखो क्यों, क्योंकि ये दोनों है, तो 3:7, तो 7 और 3 10, 10:180 के बराबर, तो 1 अनुपात कितना 18, 18 3 54, 18 संति 126। अब आप यहां मान रख दो, तो मैं कहूं कि ये 126 है, ये 54 है, Y और Z X और Z बराबर है। तो आपको पूछा क्या है,
तो x का मान ज्ञात करो, तो x बराबर z बराबर 126, जो आपका आंसर है फर्स्ट। कर सकते हो भाई आराम से इसको। आवाज देख लेना। हाँ, अगला देखो, कह रहा है दी गई आकृति में ए बी सी डी समांतर है, ई एफ और सी डी पे 90 बना रहा है, और जीईडी ये पूरा दिया 126। अब पूरा 126 है, तो मुझे एक बात बताओ, 126 में से ये 90 है, तो ये क्या बच गया? 36। आगे अब कह रहा है ये 126 है, तो ये कितना बचा भाई? 54 डिग्री। वैसे आप देखो 90 90 36, तो ये 54 बच गया। या फिर ये भी 126 है, तो ये 54 बचेगा। आप चाहे जैसे देख सकते हो। तो एफ जी ई इसका मान पूछा है। मैं पूछूं ये दोनों समांतर हैं, तो ये दोनों क्या है? एकांत त्रिकोण। ये 54 तो ये भी 54। ये लो भाई, ये तो हो गया वहीं का वहीं, इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अगला देखो, पी क्यू और एस टी समांतर है। ये वो का वही डायग्राम बना हुआ भाई। आपको याद हो, भी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि थीटा बराबर x प्लस वाई माइनस 180। ये थोड़ा डायग्राम बांका होगा है, बाकी वही है। 110 प्लस 130 माइनस 180, 240 माइनस 180, तो ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है भाई, अगला देखो, x और y के मान ज्ञात करो। x की बात करो तो ये 50 है, तो ये भी क्या होगा? कन्फर्म 50 ही होगा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब 50 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। y, अब मैं बात करूं, ये 127 है, तो ये पूरा 127 होगा। ये 127 है, तो पूरा क्या होगा? 127। 127 में से 50 चला गया, तो क्या बचा? 77। या फिर ऐसा नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये 127 है, तो ये निकाल लें। ठीक है, तो यह आया 53, क्योंकि इन दोनों का योग 180 है। 180 में से 127 गया, तो 53 बचा। इनका योग कितना है? 180। तो 50 प्लस 53 प्लस वाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। तो 103 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो y का मान क्या आया? 77 डिग्री। और यही पूछा है, x का मान ये रहा, y का मान ये रहा, तो 50 और 77। जहां तक मेरा मानना भाई, ये दोनों कवर हो गए होंगे। अगला देखो, अब बात करें कि इन पर्सन के बाद में यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक इस बार जोड़ा था आपके, सिमेट्रिक के कुछ क्वेश्चन लिए सममिति के, कि जिसमें अपने देखते हैं कि एक रेखा जब खींचते हो, तो रेखा के दोनों ओर के कोणों की जब बात होती है, रेखा खींचते हैं, वहां से मोड़ने पर दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं, तो वे आकृतियां कहलाती है सममित आकृतियां, और वो रेखा कहलाती है सममित आकृति। तो ये तो है रेखीय सममिति। घूर्णन का मतलब किसी बिंदु के सापेक्ष निश्चित दिशा में और निश्चित कोण पर घुमाने पर सेम वैसी आकृति प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाती है? घूर्णन सममिति। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है, देखो कैसे कैसे। पहला, निम्न में से असत्य कथन है। वर्ग के विकर्ण सममित रेखा का कार्य करते हैं। हाँ, वर्ग के विकर्ण, देखो वर्ग की बात करें तो वर्ग के विकर्ण सममित रेखा काम करते हैं। भुजाओं के मध्य से जो बिंदु गुजरती हैं वो सममित रेखाएं। वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं। आयत के विकर्ण सममित रेखाएं काम नहीं करती। भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जो रेखाएं गुजरती हैं वही सममित रेखाएं होती हैं। फिर हम बात करें समबाहु त्रिभुज में भुजा विकर्ण ही सममित रेखा का काम करते हैं, ये ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें हैं चतुर्भुज में। अब देखो, वर्ग के विकर्ण सममित रेखा का काम करते हैं, सही है। आयत के विकर्ण सममित रेखा का कार्य नहीं करते, ये भी सही है। समचतुर्भुज के विकर्ण सममित रेखा का कार्य नहीं करते, करते हैं भाई वो तो। वर्त का व्यास या केंद्र से गुजरने वाली सारी रेखाएं सममित रेखा काम करती हैं, तो ये भी सही है। तो कौन सा सत्य है? 3 नंबर। ठीक है भाई, अगला देखो, किसी विषमबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या। देखो, विषमबाहु त्रिभुज में एक भी सममित रेखा नहीं होती। समद्विबाहु में एक सममित रेखा होती है और समबाहु में 3 सममित रेखाएं होती है, ध्यान रखना। तो किसी विषमबाहु त्रिभुज में 0 सममित रेखाएं होंगी। अगला देखो, देखो ये रिवीजन के तौर पे है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पहले से थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए इनमें। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस अक्षर में केवल एक ही सममित रेखा है? देखो, एच में 2 होती हैं, ऐसे एक और एक ऐसे, ठीक है। एक्स में भी 2 होती हैं, ऐसे और ऐसे। देखो यहां से अगर मैं कहूं कि ऐसा, ये तो साफ सुथरी नहीं है। अगर एक ऐसे कहते हैं, 2 बराबर आते हैं, दोनों इसे इधर से भी खींच सकते हो। जेड में एक भी नहीं होती सममित रेखा, जेड में कहीं सेम नहीं होता, लेकिन टी में एक होती है केवल।
इसी को आगे बढ़ाऊं तो देखो टी में एक ही है, तो कौन सी आकृति है टी जिसमें केवल एक सममित रेखा है? अगला देखो, कह रहा निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है। हाँ, अभी हम इसकी बात करेंगे कैसे हो सकती है। अगला, एक समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखा नहीं होती, ये सही है। एक वर्त की केवल एक सममित रेखा होती है, ये असत्य है भाई। वर्त में अनंत होती हैं, क्योंकि केंद्र से गुजरने वाली कोई भी रेखा क्या होती है? सममित रेखा। और अब तक केंद्र से अनंत, बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती हैं। एक सम चतुर्भुज अपने विकिरणों के परितः सममित होता है, हाँ ये भी सत्य है। आप एक बात बताओ, ये असत्य है, ये सत्य नहीं है, यही पूछा। अब आप सोचोगे सर समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि समद्विबाहु समकोण हो सकता है। समकोण त्रिभुज ऐसा हो सकता है समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो। अब दो भुजा समद्विबाहु भी हो सकता है, तो समद्विबाहु हो सकता है, उसमें एक हो सकती है क्या? सममित रेखा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है? सत्य। इसलिए अगला देखो भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आकृति में रेखीय सममिति होती है परंतु घूर्णन सममिति नहीं? मतलब उसमें सममित रेखा तो होती है लेकिन घुमाने पर सममित नहीं बनता। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें देखो तीन तो सममित रेखा होती है, यानी रेखीय सममिति तो है। घूर्णन की बात करें तो केंद्र में अपन 120 डिग्री पे घुमाएंगे ना, तो सेम वापस समबाहु त्रिभुज बन जाता है। 120 फिर 120 फिर 120, तो 120 डिग्री की घूर्णन सममिति भी पाई जाती है, घुमाने पर आता है। तो इसमें तो होती है। आयत की बात करें तो आयत में आपने देखा भुजाओं को मध्य बिंदु को निकालते हैं तो सममित रेखा में, तो सममित रेखा जहां कट रही है ना, अगर वहां से मैं 90 डिग्री घुमाऊं, 90 180, तो 180 घुमा ले, 180 घुमाएं तो वापस वो आ जाएगा, क्योंकि वो क्यों आकृति दिखेगी 180 घुमाने पर? 180 वर्ग में 90 और आयत में 180 डिग्री की घूर्णन सममिति होती है। वर्ग में 90 डिग्री की और आयत में 180 डिग्री पर क्या होती है? घूर्णन सममिति। तो इसमें घूर्णन भी है और वो भी है, तो इसमें भी है। ऐसे देखो समचतुर्भुज में देखो एक चीज ध्यान रखना, दो से अधिक सममित रेखाएं, दो या दो से अधिक सममित रेखाएं ना, तो वहां घूर्णन सममिति भी होगी। अगर एक अकेली सममित रेखा है ना, तो वहां घूर्णन सममिति की गुंजाइश नहीं है। अब आप देखो कि समबाहु त्रिभुज है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में दो होते हैं विकर्ण, जहां काट रहे हैं विकर्ण उसके सममित रेखाएं, वहां जहां काट रहे हैं वहां से अगर पकड़े और 90 डिग्री घुमाएं, तो आपको पता है भुजाएं तो बराबर होती हैं। ठीक है, 90 फिर घुमाएं तो यानी 180 घुमाएंगे तो सेम वैसे की वैसी आकृति आ जाएगी। तो इसमें भी 180 घुमाने पर घूर्णन सममिति पाई जाती है। तो इसमें घूर्णन 180 पे, देखो इसमें भी 180 डिग्री पे होती है, इसमें भी 180। ये डायग्राम बना के देख लेना उस टाइम। लेकिन पतंग जो है, पतंग इस प्रकार होता है, ऐसे, ये दोनों भुजा बराबर, ये आपस में बराबर, इसके विकर्ण 90 पे काटते हैं, ये दोनों इससे बराबर हैं विकर्ण के, तो ये एक सममित रेखा होती है, बड़े वाला विकर्ण ऐसे। लेकिन इसको घुमाने पर है ना, 90 घुमाने पर भी सेम ये नहीं आता, 180 घुमाने पर भी नहीं आता। आप सोचोगे 180 घुमा दूं ना, पूरा ही रोटेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें घूर्णन सममिति नहीं पाई जाती। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक सममित रेखाएं तो जहां काटेंगे ना, वो घूर्णन बिंदु हो जाता है, वहीं से घुमाते हैं अपन। ठीक है, तो किस में नहीं होती भाई? पतंग में नहीं होती। अगला देखो, निम्नलिखित में किस अक्षर में घूर्णन सममिति है परंतु रेखीय सममिति नहीं? अब एक बात बताओ, ओ जो है ना, इसमें तो घूर्णन और रेखीय दोनों ही होती हैं। क्यों? क्योंकि जीरो ओ है, मतलब जीरो या ओ या फिर वर्त, इसको तो केंद्र से कितना ही घुमा लो वर्त ही रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें केंद्र से गुजरने वाली सारी रेखाएं क्या है? सममित रेखाएं। अगला देखो, हम बात करें एक्स। एक्स की बात करें तो आप एक बात बताओ, एक सममित रेखा है, ये एक सममित रेखा है। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं, 180 घुमा दूं, तो फिर ऐसा कैसे आ जाएगा? तो इसमें घूर्णन भी है, रेखीय भी है। बात आती है, देखो रेखीय नहीं होनी चाहिए, तो इसमें रेखीय है, इसमें रेखीय है। बात आती है इसमें, इसमें भी रेखीय तो होती है। तो इसका मतलब ये तीन तो आप सीधे ही कैंसिल कर दो। कह रहा ना ये रेखीय सममिति नहीं है, तो इसमें भी रेखीय सममिति है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें रेखीय नहीं है, लेकिन मैं अगर इसको इस पॉइंट पे इनको एकदम से घुमा दूं 180 डिग्री, कितना 180, तो इसमें क्या आ जाएगा? घूर्णन। तो ये है 2 नंबर। ये ध्यान रखना है, एन में होती है प्रॉब्लम भाई, इसमें होती है एन, एन और जेड। ठीक है, अगला देखो अगला कुछ देखना नहीं है, वैसे सुमेलित करना नहीं है, सुमेलित किए हुए हैं। ठीक है, ये सुमेलित किए हैं कि सम्मित रेखा है। अल्फाबेट में कई बार क्या होता है आपको याद नहीं रहता, इसलिए अपने सीधा सीधा लिख दिया कि ऐसे कौन कौन से अल्फाबेट है जिनमें कोई सम्मित रेखा नहीं? एफ जी जे एल पी ओ आर जेड एन एस, इनमें कोई सम्मित रेखा नहीं है, सिमेट्रिक लाइन है ही नहीं। एक रेखा वाले ए बी, ए में एक है, बी में एक है, सी में एक है, डी में एक है, ई में एक, के में एक, एच में
एक तो है, दो भी हैं, ठीक है, तो एक एक तो है ही है इनमें आई, इनमें एक एक तो है ही सब में। अब बात आती है दो वाले कोण, एच में दो है, एक्स में दो है, ओ में भी दो है, लेकिन ओ में देखो तीन तीन या तीन से अधिक है, तो ओ में अनंत होती है, ध्यान रखना। तो अगर आप चाहो केवल एक लिखा होता ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको एच हटाना था और एक्स हटाना था, और ओ है क्या इसमें, नहीं है, तो वो हटा देने थे, बाकी तो सब में एक एक ही है, ठीक है। आई भी हटा सकते हो क्योंकि आई को वैसे तो लिखता नहीं है, लेकिन आई में अगर थोड़ी सी ऊपर देख रहे हो तो एक सीधी भी खींच सकते हो और एक तिरछी, पर मुख्यतः इसको एक में माना जाता है आई को, तो इसको तो रहने देना। एच और एक्स ओ, इनको देखोगे तो इनमें डबल डबल भी हैं, तो ओ में तो अनंत भी याद रखना कि आपको कहा जाए कि ओ में दो सममित रेखाएं, तो हैं ओ में दो सममित रेखाएं, ओ में कितनी होती है, अनंत होती है। आपसे कहा जाए एक्स में एक सममित रेखा, तो एक्स में एक है, एक्स में दो सममित रेखा, तो एक्स में दो सममित रेखाएं, तो दोनों चीज आप बोल सकते हो, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ऐसे सिंपल पूछा जाता है। तो ये थे हमारे सममित रेखा। एक यहाँ छोटा सा नाम होता है बहुभुज। बहुभुज में हम बात करें तो वैसे तो तीन फॉर्मूले आपके काम आते हैं। पहली चीज बहुभुज है, वो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है बहुभुज। बहुभुज सामान्यतः दो प्रकार का, एक तो उत्तल और एक अवतल। उत्तल बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है, इसके विकर्ण आकृति के अंदर स्थित होते हैं। अवतल बहुभुज इसका प्रत्येक कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है, कम से कम एक विकर्ण आकृति के कहाँ होता है, बाहर। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग सदैव 360 होता है, वो हमारे पास त्रिभुज हो, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्भुज, सबके बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180। विकिरणों का योग विकिरणों की संख्या होती है n-3/2, n-3/2, ठीक है। बात आती है अगर समबहुभुज है, समबहुभुज का मतलब होता है जिसकी भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण बराबर है। अब मैं कहूं समबहुभुज में बाह्य कोणों का योग तो 360 ही होगा, लेकिन अगर प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछ लिया तो 360/n। मैं कहूं अंतः कोणों का मान तो n-2 इंटू 180 अंतः कोणों का योग रहेगा, लेकिन प्रत्येक अंतः कोण n-2 इंटू 180/n हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन जो आपके सामने वो देखते हैं। निम्न में से सत्य कथन है, उत्तल बहुभुज में प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। हाँ, उत्तल बहुभुज में प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है, ये सत्य। अच्छा, बाकी सारे चेक करने। उत्तल बहुभुज का प्रत्येक विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब अंदर स्थित है, सही है। अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है, ये भी सही है। अवतल बहुभुज में प्रत्येक विकर्ण सदैव बहुभुज के बहिर्भाग में होता है। अवतल बहुभुज में प्रत्येक विकर्ण नहीं, प्रत्येक नहीं होता, प्रत्येक नहीं होता, कम से कम एक होता है, कम से कम एक, दो, भाई एक अंदर भी तो हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि सत्य कथन है, एक, दो, तीन, तीन सत्य हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। देखो यहां अगर प्रत्येक विकर्ण सदैव बहुभुज के बहिर्भाग में, तो ना बाहरी भाग में सदैव सारे नहीं होते, क्योंकि कम से कम एक विकर्ण कह सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, समपंचभुज में प्रत्येक बहिष्कोण, अब प्रत्येक बहिष्कोण तो हम क्या कहेंगे, 360/n, n का मान क्या है 5, तो 360/5, तो यह 72 डिग्री। अगला देखो भाई, यहां पे कह रहा है एक समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या, तो मैं कहूं बाह्य कोण बराबर 360/n। अब आप बताओ बाह्य कोण कितना दिया, 45 बराबर 360/n, तो n बराबर 360/45, 8। अगला देखो यहां पे कह रहा 12 भुजाओं वाले समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण होता है, प्रत्येक अंतः कोण, तो अंतः कोण n-2 इंटू 180 है, तो अंतः कोणों का योग हो गया बट्टा समबहुभुज है तो प्रत्येक भाग लगा देंगे n का। 12, 12 में से 2 गए 10 गुणा 180/12, तो 150 डिग्री, ठीक है भाई। देखो यहां इनका सॉल्यूशन आपको बस शॉर्ट में देखना है कौन सी चीज लग रही है, कैलकुलेशन आपको करनी है, कोई ज्यादा टाइम इसमें नहीं दोगे, ठीक है भाई। अगला देखो, किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण का माप 165 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कैसे, क्योंकि किसी भी शीर्ष पर अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है,
ठीक है। अंतः कोण 180 है, 165 है, तो बाह्य कोण कितना हुआ 15 डिग्री, ठीक है। और भुजाओं की संख्या तो 360 बटा 15, सीधा सीधा ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमने कहा कि नहीं इससे नहीं करें तो अंतः कोण हो गया n-2 इंटू 180 बटा n, प्रत्येक अंतः कोण हो गया बराबर दिया है 165। अब देखो 5 से काटूं तो 33, 5 से काटा तो 36, ये n से और भी काटे हैं, 3 से काटा 11 बार, 3 से काटा 12, 12n माइनस 12 दूनी 24 बराबर 11n, n इधर आया तो n बराबर क्या आया 24, ये लो, ठीक है। एक तो ये है, एक मैं आपसे कहूं कि आप ये भी कह सकते थे कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग किसी भी बिंदु पे समबाहुभुज है तो उसका अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है, ये 165 है तो 180 में से 165 गए तो 15, तो भुजाएं n बराबर 360 बटे 15, तो सीधा भी आप कह सकते थे 24, तो भी आप कर लोगे, तो ये दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगला देखो भाई, यहां पे किसी समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1620 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, अंतः कोणों का योग यानी n-2 इंटू 180 जो है ये आपको दिया है 1620, ठीक है। अब देखो 0 से 0 गया, और भी अगर अपन काटें तो 8 से 2 से काट लें 9, 2 से काटा 81, 9 से काटा 9, तो n-2 बराबर 9, तो n बराबर 11, ये देखो फॉर्मूला है इसमें, बाकी फॉर्मूले के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगला देखो, अगर त्रिभुज की तीन भुजाओं को एक ही क्रम में आगे बढ़ाने पर प्राप्त बहिष्कोणों का मान यह है, तो बहिष्कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री, तो मैं कहूं कि 110 प्लस 115 प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो देखो 115 और 110 तो 225 प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब ये 225 उधर किस में गए माइनस में, 360 माइनस 225, ठीक है, तो x बराबर 135 डिग्री, ठीक है भाई। तो जहां तक मेरा मानना है ये भी कर सकते हो। अगला देखो, कह रहा है कि समबाहुभुज में दो कोण प्रत्येक एक समकोण है, तो शेष कोण 150 डिग्री के बराबर है, प्रत्येक कोण शेष प्रत्येक कोण 150 डिग्री के बराबर, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, अब मैं कहूं भुजाएं टोटल है ना, जितने कोण होते हैं उतनी भुजाएं होती हैं, तो देखो दो समकोण और बाकी x मान लो, तो x प्लस 2 यही टोटल भुजाएं, इतने ही टोटल क्या है कोण। अब कोणों की बात करें तो दो कोण तो 90 और 90 के, प्लस x कोण जो है वो 150-50 के, प्रत्येक 150, और अंतः कोणों का योग आप लोग जानते हो क्या होता है n-2 इंटू 180, n यानी भुजाओं की संख्या क्या है x प्लस 2 माइनस 2 इंटू 180, ठीक। अब देखो 90 और 90 180 प्लस 150x बराबर, ये तो गया 180x, ये उधर माइनस हुआ तो क्या बचा 30x बराबर 180, तो x का मान क्या आया 6, ये लो x का मान 6 आया, तो 6 टिक मत कर देना क्योंकि भुजाएं पूछी हैं, भुजाएं x प्लस 2, तो 6 प्लस 2 यानी 8 का ये रहा। तो जहां तक मेरा मानना कर सकते हो इसको। अगला देखो यहां पर कह रहे एक नियमित का मतलब समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का 3 गुना है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या देखो अंतः कोण और बाह्य कोण, इन दोनों का योग 180 होता है। अब कह रहा है प्रत्येक बाह्य कोण का 3 गुना अंतः कोण, यानी ये x है तो ये 3x। अब आप बताओ 4x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 4 यानी 45 डिग्री। अब x का मान 45 है, तो बताओ भुजाएं क्या होगी, n बराबर 360 बटा 45, 8, ये लो 8 भुजाएं हैं उसमें, ठीक है। इनको बस शॉर्ट में आप देखते जाना क्योंकि अब इतना टाइम है कि आप फटाफट जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा वही करना है, बाकी आप खुद को करना है, बाकी ऐसा नहीं कि हर प्रश्न सामने बस देख रहे हो, ठीक है। अगला देखो, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, तो विकिरणों की संख्या, अभी हमने कहा था विकिरणों की संख्या क्या होती है भाई, n-3/2, n का मान है 8, 8 में से 3 गया 5 बटा 2, तो यह आ गया 20। अगला देखो यहां पर कह रहा है
वह बंद वक्र जो बहुभुज भी है। अब देखो, बंद वक्र जो बहुभुज भी है, तो यहां ये देखो, ये बहुभुज है। मैं पहले की बात करूं, क्योंकि इसमें ना तो कोई घुमाव है ना ही कोई क्रॉसर है। यहां बात करूं तो ये दो आकृतियों का मिलाप दिख रहा है, एक तो इसका और एक इसका। इधर बात करें तो ऐसे ही ये दो आकृतियों, यहां पे ये दिखे ये वक्र बन रहा है। तो यहां पे आप गौर करोगे तो कौन सा है बंद वक्र? पहला, एक, फर्स्ट नंबर। ये पीछे आ भी चुका था भाई। अगला देखोगे यहां पे, देखो पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग। तो अंतः कोणों का योग जो होता है n-2 इंटू 180। n का मान क्या है? 5। 5 में से 2 गया तो 3 गुणा 180 बराबर जो हो गया 18 3 54 यानी 540 डिग्री। ये लो। तो ये हमारे कुछ बहुभुज के क्वेश्चन थे यहाँ पे। तो अब अगला जो है, आगे के जो क्वेश्चन है इसके बाद में, कितने नंबर तक हो गए हमारे? 271। इससे आगे क्वेश्चन आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे भाई। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।